24 से 36 घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद चुनाव प्रचार बिहार में थम जाएगा। अभी हम चिराग पासवान के साथ मौजूद हैं। चिराग एक दिन में 13 से 14 सभाएं कर रहे हैं, मतलब लगभग एक सभा में 10 मिनट का वक्त देते हैं और पिछले कुछ दिनों से अपने गले से भी परेशान थे चिराग। अभी हम इनके साथ हैं और नवादा और गया में इनकी सभाएं लगी हुई हैं। आज 13 सभाएं हैं इनकी। चिराग, ये पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लगातार अपने गले से परेशान हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक जा रहा है। बिल्कुल हेक्टिक तो जा रहा है काफी, बट मुझे लगता है कि इसका मजा भी यही है, द केओस, ये भी आपको एक अलग एड्रेनल रश देता है। सो आई थिंक यू एंजॉय एवरी मोमेंट चुनाव प्रचार का। मुझे तो उसमें ही मजा आता है कि मुश्किल से 5-7 मिनट का हम लोग को समय मिलता है, भागते हुए मंच पे जाइए, माइक लीजिए, 5-6 मिनट जो आप बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए और तुरंत भाग के फिर चौपर पे चढ़िए और फिर अगली सभा में जाइए। इस बार प्रचार के लिए समय ज़रूर हम लोगों को कम मिला, क्योंकि आचार संहिता लगते ही दिवाली था और छठ महापर्व आ गया था, तो उसमें भी बीच में काफ़ी समय इन त्योहारों में गया। बट मुझे लगता है कि जितना भी समय मिला हम सब ने मिलकर, एनडीए के तमाम नेताओं ने और सबसे ज़्यादा मेरे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसको संभाला है। जितनी सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं, मुझे लगता है उसका एक अलग असर हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और बाकी हम तमाम घटक दलों ने। सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस। जहां आप नहीं जा पा रहे मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा आप जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ है। और इस बार चिराग, पिछले हम जब 2020 चुनाव की बात करते हैं तो चिराग फैक्टर की बात करते हैं। चिराग विपक्ष में थे और माना जाता है कि आपके चलते ही जो है जेडीयू की इतनी सीटें कम हुई थी। इस बार जब चिराग साथ में है तो चिराग जो है वो और जलेगा, एनडीए का नहीं, बिल्कुल लौ तेज होगी। और मुझे लगता है ये अपने में स्टडी करने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। 2020 में इट वाज अ डिवाइडेड एनडीए, जहाँ पे मैं अलग चुनाव लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे। डिवाइडेड एनडीए होने के बावजूद एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड महागठबंधन दैट टाइम, उसके बावजूद हम लोग दो विद अ वेरी थिन मार्जिन बट हम लोगों ने सरकार बनाई। आज की तारीख में जब यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, कहीं ना कहीं बिखराव है, फ्रेंडली फाइट है, और मैं नहीं मानता कि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट होती है। आइदर यू आर फ्रेंड और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा, इस एकजुटता का। और बिखराव जहाँ पे महागठबंधन का हुआ है, कई ऐसी डिफिकल्ट सीट्स पे भी उनके बिखराव की वजह से हम लोग को वॉक ओवर मिलेगा। उनके आप बिखराव की बात कर रहे हैं, हालांकि उसमें कंफ्यूजन रहा, लेकिन उन लोगों ने अब क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी, डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के मामला अभी सुलझ गया। हालांकि फ्रेंडली फाइट है, बट एक युवा व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आप खुद भी युवा हैं चिराग, तो इस चीज को आप वेलकम करेंगे? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं ना, तो गठबंधन में सहजता का होना बहुत जरूरी है। इतना डरा के, धमका के, मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया? सैनी साहब का ही देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री, क्या उनके समाज में अच्छा संदेश गया है? अगर वो अपने समाज के वोट बैंक की भी अगर वो बात करते हैं तो क्या उनका समाज नहीं देख रहा? जो भी उनको अपना नेता मानता होगा, क्या वो नहीं देख रहा कि इनको कितना लड़ना पड़ा, कितना झगड़ना पड़ा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित कर दो? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जनता के बीच इसका संदेश अच्छा जाता है। सहजता से होता, सब वेलकम करते। एट द सेम टाइम जब आप दबाव डालते हैं, अब कांग्रेस का क्या डर? वो तो इस बात से नाराज होगा ना भैया कि आपने दबाव डलवा के आपने हमारे नेता से ओके। कांग्रेस नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि वो चाहती होगी, तभी इतना समय लिया। भाई राहुल जी इतने समय बिहार में रह गए, अगर चाहती होती तो उसी वक्त घोषणा करते। और उसके बाद ये अहंकार, आज आप देखिए हम 5 दल हैं, आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई कैंपेन, कोई ऐड, कोई प्रचार, सारे नेताओं की तस्वीर आपको एक साथ दिखती है। यहाँ पे सिर्फ एक तेजस्वी जी, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक की तस्वीर गायब थी जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इससे दूसरे दल के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये इनके पक्ष में जाएगा। फर्स्ट फेज का चुनाव बीत चुका है चिराग, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रियलिस्टिक नंबर एनडीए का और चिराग पासवान का रियलिस्टिक नंबर क्या है? रियलिस्टिक
वेल मैं ये मानता हूँ कि इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई टच करेंगे। एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेस्ट प्रदर्शन 2010 का रहा था, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से आज माहौल है, मैं प्रचार कर रहा हूँ एंड एन नंबर ऑफ विधानसभाओं में मैं गया हूँ। आई थिंक अभी तक 100+ मैं सभाएं फिजिकली कर चुका हूँ और लगभग इतनी ही सभाएं मैं वर्चुअली मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे में जो रुझान है, मैं मानूंगा कि हम लोग ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। और जहाँ तक रही बात मेरी बात कि मैं कितनी सीटों पे जीतूंगा, अगेन मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ, तो अभी मैं मानूंगा कि मैं 29 की 29 सीटें जीत रहा हूँ। पहले चरण में हम लोगों ने 14 सीटें हम लोगों की थी और दूसरे चरण में 15 सीटें। उन 14 सीटों में से आई हैव गॉट वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फीडबैक मोस्टली ऑन ऑल द सीट्स। तो मैं मानूंगा कि रिजल्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अच्छा रहे। आपके ऊपर अभी आप दबाव की बात करते हैं चिराग, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि जब सीटें लेने की बात हुई तो आपने एनडीए में दबाव डाला और उसी के चलते आपको इतनी सीटें मिली। दबाव की राजनीति आप भी करते हैं और सीट लेने के मामले में आपने बीजेपी पर दबाव डाला। आप बीच में काफी नाराज रहे, प्रेशर डाला, गायब हो गए। नहीं, वो प्रेशर डाला गायब हो गया तो भगवान जाने कि कहाँ से वो सब चलने लगा। हाँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं की सीटों के लिए लड़ रहा था। से फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रदेश अध्यक्ष, गोविंदगंज मेरे लिए महत्वपूर्ण सीट थी। मेरे प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं वो चुनाव लड़ते तो मेरे लिए क्या मायने रहते। तो ऐसे में जो प्राथमिकता की सीटें थी उसके लिए ज़रूर हम लोग की लंबी डिस्कशन चली, बट संख्या बहुत जल्दी और बहुत एमिकेबली फाइनल हो गई थी। मैंने लॉजिकल एक फॉर्मूला दिया था, मैंने कहा आप दोनों आपस में पहले बांट लें। 100 से कम सीटों पे भाजपा चुनाव लड़े, ये तो मुझे ही नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि हम लोग को गठबंधन के भीतर नहीं चुनाव लड़ना है ना। मैं गठबंधन के भीतर 29 सीटें जीत के क्या करूंगा, मुझे 29 सीटें विधानसभा में जीतनी है। तो मेरा चुनाव गठबंधन के भीतर नहीं था। मैंने सिंपल बोला कि भैया 100 से ज्यादा बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि राजद वहां पे 100+ और उस वक्त तो 125 की बात थी, अब तो 143 तक चली गई। तो मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कम सीटों पे लड़े, मुझे स्वीकार नहीं था। 100 पे ये लड़ते, 100 तो 103 में मान रहा था कि जदयू भी लड़ता ही। तो हम लोगों के पास बची थी 40-42 सीटें। मैंने सिंपल फॉर्मूला रखा था कि आप विधानसभा तय कर दीजिए पर लोकसभा, और उस हिसाब से सीटें बांट दीजिए। तो आंकड़ा आया 6 का, 6 उपेंद्र जी माझी जी को गई, मुझे 30 मिलनी थी, पर उसमें मेरी एक सीट कट गई, मेरे हिस्से 29 आई। बट ये भी मेरे लिए एक शुभ संकेत था। आज से 20 साल पहले मेरे पिता ने 29 सीटें जीती थी, इस बार मुझे 29 सीटें लड़ने का मौका मिल रहा है। बंगला की चाबी एक समय में उनके पास हुआ करती थी। बिल्कुल। आप एक दलित फेस है, युवा है, दलित फेस भी है। हालांकि आप इससे कभी अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कास्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें आपको लगता है कि जो दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से वैसा हो पाया? नहीं, बिल्कुल हुआ है। और हम लोग अपर कास्ट चाहते हैं। वी आर कंटेस्टिंग ऑन 8 रिजर्व सीट्स। 8 हम लोगों की अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व मैंने अनुसूचित जाति से भी आने वाले अदर जातियों को भी मैंने देने का प्रयास किया। बट जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए मोर देन एनीथिंग एल्स जाति से ज़्यादा काबिलियत मायने रखती है, और हर वो व्यक्ति जिसमें काबिलियत है अपने क्षेत्र को समझने की, समस्या को समझने की, उसका समाधान करने का जिसमें पोटेंशियल मुझे लगा, उनको मैंने ज़रूर प्राथमिकता दी। बट हाँ, हार्ड रियलिटी है मेरे राज्य की दैट इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सिनेरियो एंड द सेटअप। उसमें भी मैंने प्रयास किया कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। आप एनडीए में होते हुए भी चिराग, आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऑनेस्ट सहयोगी की ये भूमिका है। आपको बताना होगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं या कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। अगर मैं यस मैन बन के ही बैठा रहा हूँ, अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत